बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो वॉर रूम के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। नाजरीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूं कि अल्लाह ताला का बहुत फजल है, करम है कि अपनी सोच से बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने हमें नसीब की। जब 22 अप्रैल को भारत की जानिब से आवाज़ बुलंद हुई कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और फिर 10 मई के दरमियान जितने भी हमले हुए पाकिस्तान पर, तैयारे भेजे गए, ड्रोन्स भेजे गए या स्पाई किया गया, पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की, पाकिस्तान ने अमन की बात की। फिर नाजरीन, मंजरनामा कुछ यूं पलटा कि फिर महाज पर, हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। वो मीडिया का महाज है, वो सफारती महाज है, वो अस्करी का महाज है, वो कोई भी महाज है, अवाम हमारी एक पेज पर नजर आई और इस तरह भारत का जो गरूर था वो खाक में मिल गया। किस्सा मुख्तसर ये कि भारत की गैर जिम्मेदारी का जवाब पाकिस्तान ने भरपूर जिम्मेदारी के साथ दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फैसला कुन और तारीखी कामयाबी के बाद अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को आईना दिखा दिया है और भारत की जारहाना हिकमत अमली को बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रात दुश्मन को दो टोक और मुंह तोड़ पैगाम देने के लिए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के आला अफसरान के हमरा एक गैर मामूली और तवील प्रेस ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के नताइज से आगाह किया और वाज़ेह तौर पर यह बताया कि अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किया गया वादा बाखूबी निभाया है। हमने कहा था कि जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर के कैमरों को ये गूंज सुनाई देगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के मुआहदे की मुकम्मल पासदारी कर रहा है, लेकिन अगर भारत ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो हमारा जवाब ना सिर्फ फौरी बल्कि पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। DGISPR ने इंकशाफ किया है कि अफवाज पाकिस्तान के पास कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि कई मुहलिक और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज को आइंदा के लिए महफूज रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी याद दहानी कराई कि सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने की थी और ये एक सफारती शिकस्त थी जिसे भारत कभी तस्लीम नहीं करेगा। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने भारतीय फ़िज़ाइया की दरअंदाजी पर दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने बताया कि भारतीय ड्रोन्स ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ दहशतगर्दी के भारतीय मराकज़ को तबाह किया बल्कि दुश्मन के जंगी तैयारों को 6-0 से शिकस्त दी। ब्राह्मोस मिसाइल हमले को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया, जिससे भारत की दिफाई सलाहियतों की कलई खुल गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि राफेल तैयारा जितना भी महंगा या जदीद हो, असल ताकत पायलट की तरबियत और हौसले में होती है और JF-17 थंडर हमारे एतमाद और टेक्नोलॉजी की जीती जागती मिसाल है। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय नेवी की हर हरकत पर मुकम्मल नजर रखी। पाकिस्तान की समंदरी हदूद महफूज रहें, तमाम बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहें। उनका कहना था कि हमारी तैयारी देखकर दुश्मन समंदर में भी आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। दूसरी जानिब मसला कश्मीर एक बार फिर से आलमी मंजरनामे पर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए एक नई पेशकश कर दी है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल तलाश करने का ऐलान कर दिया है। वो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर की इस पेशकश का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम आलमी क़यादत के अमन के अज़्म को सराहते हैं और जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए हर संजीदा कोशिश का खैर मकदम करते हैं। उधर सूरत हाल एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है, क्योंकि आज दिन 12 बजे सीज फायर की मुद्दत खत्म हो रही है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान दिन 11 बजे अहम मुलाकातें स्केड्यूल हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी एक बार फिर सिख यात्रियों के लिए खोल दी है, जो कि एक खुशाइन बात है, जबकि भारत ने अभी तक राहदारी बंद रखी हुई है। भारत सिंतास मुआहदे की बहाली से मुसलसल इनकार करके खत्ते में आबी दहशतगर्दी की राह हमवार कर रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब और दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड एडमिरल फैसल शाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नाजरीन हमारे साथ यही दो मौजूद हैं। इन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
और सबसे पहले आपको खुशामदीद करती हूँ अपने शो में और आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त सबसे पहले बताइएगा ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आज दोपहर जंग बंदी की जो इत्तफाक किया गया था अब वो आगे बढ़ रहा है। मंजरनामा कुछ इस तरह है कि आज डिस्कशन होगी, आज स्केड्यूल है ये मुलाकातें। क्या आप मुस्तकबिल में देखते हैं क्या भारत अपनी हरकतों से बाज आएगा? जी फैसल शाह साहब बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बड़ा अच्छा अहाता किया है सारी चीज़ों का, और मैं ये समझता हूँ कि भारत को हर मुहाज पे शिकस्त हुई है, डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, या सोसाइटी हो, या मीडिया हो। हर जगह उनको हजीमत और खिफ़त उठानी पड़ी है, और जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। आज सारी दुनिया उनकी तरफ उंगलियां उठा रही है। उनकी अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो पॉपुलेशन है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो सब उन पे उंगलियां उठा रही हैं और उनसे सवाल कर रही हैं। तो ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, और मेरा ख्याल है कि अब तक जो हमारे मामला भारत के साथ रहे हैं उसमें हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जहां तक थोड़ी सी मैं बात, जो आपका सवाल है, उससे पहले एक आपकी तवज्जो एक तरफ मबजूल मैं करवाना चाहता हूं कि देखिए, एयर और लैंड पे तो हम बात कर रहे हैं कि मार्का हुआ और उसको हमने जीता। इसको एक देखने का डिफरेंट जाविया भी है। डिफरेंट जाविया ये है कि देखें, भारतीय ये समझते थे कि एयर और लैंड में उनके पास कुछ काबिलियत है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर सकते हैं, जिसको पाकिस्तान ने मार कर उनको ये बता दिया कि वो काबिलियत इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो सके। तो उस पे वो तो सब चीजें हमें नजर आई हैं, हमें सुनाई दी हैं, नजर आई हैं और महसूस हुई। लेकिन सी पे आप अगर देखिए तो सी पे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो आगे ही नहीं बढ़े, 1 इंच आगे नहीं बढ़े। उनका जो फ्लीट था वो कई दिनों से कोई 500-600 मील पे खड़ा हुआ था, और ये 500-600 मील का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ कि 800-850 किलोमीटर दूर कराची से या पाकिस्तान से वो खड़ा रहा, वहां फिरता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। उसकी एक वजह यह है कि उनको ये बड़ी अच्छी तरह से पता था कि नेवी में या सी पे हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान नेवी के खिलाफ, कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शायद उससे भी बुरा हशर हो जो पाकिस्तान ने हमारा एयर और लैंड पे। तो जहां 2 जगह वो हिम्मत कर सकते थे उन्होंने हिम्मत की, लेकिन जहां वो हिम्मत कर ही नहीं सकते थे वहां वो आगे ही नहीं बढ़े। तो एक तो चीज मैं आपको ये बताना चाहता था। अब आप आ जाइए सवाल पे कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मैंने आपको बताया हर मुहाज पे, और इंडिया की बड़ी वीक पोजीशन हर मुहाज पे। इंडिया के ऊपर प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, डोमेस्टिक प्रेशर भी है, उनके अंदर एक पॉलिटिकल प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर। तो इंडिया इस वक्त अंडर प्रेशर है, और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया सीज फायर को वायलेट नहीं करना चाहेगा। उसके हक में ये नहीं है, उसको ये पता है, तो सीज फायर चलेगा। लेकिन जहां तक बातचीत की बात है, आप देखिए अभी से उनके यहाँ कुछ बयानात आना शुरू हो गए हैं कि जी हम कश्मीर के मसले पे सालसी कबूल नहीं करेंगे। को भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फैसल साहब, मैं मीसम रजा साहब की जानिब जाना चाहूंगा। मीसम साहब, आप बताइएगा कि टॉक ऑफ द टाउन तो इस वक्त यही है कि दोपहर 12 बजे तक जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा कि आज की डिस्कशन में हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकिल सीज फायर की तरफ जा सकते हैं, या ये आरजी सीज फायर मजीद कुछ और दिन के लिए चलने पर इत्तेफाक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और हम डे 1 से आपके साथ 22 तारीख से जुड़े हुए हैं। इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बैकग्राउंड में जाएं कि भारत ने ये जो मिस एडवेंचर था जिससे हम बारहा इसको मना करते रहे जी। ये किया क्यों, इसके मकासद क्या थे, और उसने अचीव क्या किया, क्या खोया क्या पाया बाद में। अच्छा, इसके ना 4 मेजर पहलू थे जो ये मिस एडवेंचर भारत ने किया। उसमें नंबर 1, इस वक्त भारत को इंटरनली बहुत स्वेयर डिसइंटीग्रेशन की थ्रेट है। बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं वो जो भारत के अंदर चल रही थी, और वो जो बिल्कुल फल पके हुए हैं उनके, एक तो सारी तवज्जो उधर से हटा के एक एक्सटर्नल इशू के ऊपर लेके जाना। दूसरी वजह
जो बहुत सारी ऐसे लोग जो पॉइंट था वो थी उनकी थ्रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम इनसाइड। सेकंड थी वो इंटरनेशनल ताकतें जिनका टारगेट एक पाकिस्तान था, मगर वो पाकिस्तान की पावर्स को, पाकिस्तान की रेजिस्टेंस को, पाकिस्तान के डिफेंस को वो टेस्ट करना चाहते थे। और तीसरा टारगेट वो था कि जो स्पेशली कश्मीर के अंदर उन्होंने एक जो कब्जा ग्रुप बनाया हुआ था उसको एक कंसोलिडेट करके फाइनली उसको एक फाइनल शेप में लाना चाहते थे। और चौथा टारगेट था उनका आने वाला जनरल इलेक्शन। अब वन बाय वन देखें, जो हजीमत, जैसा कि एडमिन साहब फरमा रहे थे कि जो शिकस्त उनको हर फोरम पे खानी पड़ी है, चाहे वो टेक्टिकल हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, मीडिया हो, डिप्लोमेसी हो, जो उनको शिकस्त मिली है, इससे सबसे पहले तो जो अंदर उनके जो इस वक्त सिखों की जो तहरीक है, कश्मीरियों की तहरीक है, नागालैंड, साउथ इंडिया, उसके अंदर वो सारी की सारी आप वो जोर पकड़ जाएंगे। अगर हम बात करें सर फैसल साहब, तो जिस तरह से आपने कहा कि लगता नहीं है कि भारत जो है वो एलओसी की अब दोबारा खिलाफ वर्जी करेगा, लेकिन अगर हम देखें तो हमेशा एक मिसाल दी जाती है कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो आप मोहतात रहें, लेकिन जब आपकी सुलह हो जाए तो फिर आपको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तो यही वाला मामला यहां पर भी अप्लाई होगा? इस दफा मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफा जो उनको मार पड़ी है हर तरफ पे और हर महाज पे, उससे उनकी थोड़ी सी आंखें खुली होंगी, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन जो अभी हम इस दफा हुई है, आप देखिए कि हमारे कोई रीसेंट पास्ट में या डिस्टेंट पास्ट में भी नहीं नजर आती है। यानी आप 71 एक ऐसा शायद सानिया था जिसको भारत हमेशा याद करता है और अपना जश्न मनाता है कि जी हमने ये किया वो किया। लेकिन उसके बाद से मेरा ख्याल है ये 2025 है जिसमें भारत को सही तरह से पाकिस्तान की तरफ से ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस का सामना हुआ है। तो आई थिंक उनको ये अभी पता चल गया है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इसको वो और आगे लेके चलना चाहेंगे। मतलब एक सेन नेशन या एक सेन गवर्नमेंट जिसके पास कोई दिमाग हो, कोई सोचने समझने की सलाहियत हो, मेरा ख्याल है कि उसको ये चीज समझ आ जाएगी। और बेहतरी भी उनकी इसी में है, फेस सेविंग भी इस वक्त तक उनकी हो गई है कि उन्होंने सीज फायर पे एग्री कर लिया और बातचीत पे कर लिया। फिर वो नैरेटिव बिल्डिंग तो उनकी चल रही है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, झूठ पे मपनी, जो कि शुरू से चल रही है। तो वो ठीक है, उनके लिए फेस सेविंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी मुकम्मल कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको ये इदराक है कि मजीद हमें कुछ करने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो कम से कम सीज फायर पे मुझे लगता है कि वो अमल करेंगे। सही। थोड़ी बहुत मैं आपसे जो है वो कमेंट लेना चाहूंगा, जिस तरह से फैसल साहब ने बड़ी अहम बात की कि 71 के बाद से हम देख रहे थे कि हमारा दुश्मन जो था वो बड़े शादियाने बजाता था और बहुत ज्यादा जो है वो हम देख रहे थे कि बहुत गुरूर और घमंड का इजहार किया जाता था। लेकिन जो 71 में पाकिस्तान को 2 लख्त किया भारत ने, आज की अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो हमने भारत को इनडायरेक्टली जवाब तो दे दिया है बांग्लादेश की हद तक भी, और वैसे भी कुछ दीगर मामलात में भी। तो आप समझते हैं कि वो भी जो जख्म है वो भी भारत को कहीं ना कहीं तंग जरूर कर रहे हैं इस पर? बहुत सारे जख्म भारत को ये पिछले 3-4 दिनों में पाकिस्तान ने दिए हैं और अल्लाह पाक की नुसरत से ये सब कुछ हुआ है। ये मौजूदा पिछले 50 साल की हिस्ट्री में किसी इस तरह की इतनी बड़ी जमहूरियत और इतना बड़ा इकोनॉमी और ट्रिलियंस और जिस तरह एक सारा एक इन्होंने आर्टिफिशियल एक हवा बनाया हुआ था, एक बैलून था जो पाकिस्तान ने फाड़ दिया जी। और पिछले 40 साल से वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे कि, और स्पेशली जब बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हुआ था जी, उससे लेके और 22 मई तक, 22 अप्रैल तक इन लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट इस चीज पे थी कि अब इस रीजन का जो है वो पुलिस पैन भारत है, इस रीजन का मिनी सुपर पावर जो है, बल्कि अब तो वो सुपर पावर अपने आप को कहला रहा था कि वो भारत है। और इस खित्ते की जितनी भी सुपरमेसी है
वो भारत एंजॉय करेगा, और इस खित्ते के फैसले में भी वो ज्योग्राफी के हों, और में भी पॉलिटिकल हों, और में भी वो टेक्टिकल हों, वो भारत करेगा। अब इस दिन के बाद जो इस वक्त कंडीशन इनकी हो चुकी हुई है, साइकोलॉजिकली, इंटरनेशनली और ज्योग्राफिकली, वो अब अगले 25 साल तक वो सोच भी नहीं सकता किसी किस्म की अब मजीद कोई मुहिम जोई करने के लिए, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, और ये न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए फख्र की बात है, बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए फख्र की बात है, और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए फख्र की बात है कि जिस तरह हमने इनको टेक्नोलॉजी में भी, ये सिर्फ जंग जो हुई है, ये सिर्फ कोई जहाजों की जंग नहीं हुई, ये ग्राउंड फोर्सेस की जंग नहीं हुई, या नेवी की जंग नहीं हुई, ये पूरे का पूरा एक EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक पूरा वेब था जिसके ऊपर इस वक्त सारी जंग हुई है। और मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं ना, चारों शाने चित इनको जिस तरह हमने गिराया है, ये हर तरह, यानी कि 70% इंडिया का उस दिन इलेक्ट्रिक फेलियर, तमाम वेबसाइट्स इनकी ऑफिशियल अनऑफिशियल हैक, सारा सिस्टम जैम कर दिया उस वक्त। ये इस वक्त इस कदर खौफ में मुब्तला हो गए थे, और जिस तरह वो अंकल टॉम के पास भागते हुए गए हैं, और इनको अगला स्टेप भी हमारा पता था। और आज जो DGMO की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान का उसके अंदर स्टांस इंतहाई वाज़िह है। वी लव पीस, नंबर 1। हम किसी मुहिम जोई की इजाजत इस रीजन में किसी को नहीं देंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इस रीजन में अब इस वक्त जो हमारे जो बड़े एक प्रेडिक्शन करके गए थे कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की हाँ में हाँ दुनिया की हाँ होगी, और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, और ये उसका अभी आगाज हुआ है। दिस इज नॉट दी एंड, ये उसका आगाज हुआ है। अब हमने आगे बढ़ना है, और जो वेब हमने इस वक्त क्रिएट कर दिया है, इस वेब को आगे आगे देखिएगा कि भारत एवरी डे, न सिर्फ भारत बल्कि उसके पीछे हुए वो तमाम छुपे हाथ जो अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे पाकिस्तान के ऊपर, और ये वही हाथ हैं जो गजा के अंदर बच्चों के खून से रंगे हुए थे, वो जिनके बने हुए भी ड्रोन चुके हैं, वो नतीजा जो रजा साहब देख भी चुके हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है। साथ ही साथ नाजरीन, हम फतह की खुशी से सरशार तो जरूर हैं, लेकिन जिन लोगों के घर के चिराग बुझे हैं, उनके दुख में गम में भी शरीक हैं। इसी के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पैनल में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, साथ ही साथ नशरियात में हमें ज्वाइन किया है माहिर आलमी उमूर शाजिया चीमा साहिबा ने भी। वेलकम करते हैं आपको शाजिया साहिबा। अगर हम बात करें तो अब भारत जो है वो तो सिंतास मुआहदे को मअतल करने पर तुला हुआ था, उसके खिलाफ इकदाम कर रहा था, लेकिन अब तो जो कश्मीर का मसला है वो भी एक बार फिर से उजागर हो गया है, वो भी गले पड़ गया। यानी अगर कहा जाए कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे भी लेकर आ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, और अपनी पाक फौज का, अपनी एयरफोर्स का, नेवी का जितना भी उनका शुक्र अदा करें, आज हम जो भी सब लोग ये बात कर रहे हैं और इतने महफूज महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत प्लानिंग, बहुत मेहनत, बहुत फहम, बहुत अकल शामिल है, बहुत एफर्ट शामिल है। ये वही हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मोदी की सारी सियासत इस बात पे है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि उसके साथ बैठ के बात की जाए। उसकी पूरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान नफरत पे और मुसलमानों की नफरत पे है, और आज वो इस बात पे एग्री हो गया है कि वो बैठ के बात करेगा, और बैठ के बात भी किस बात पे करेगा कि कश्मीर पे। और वो कश्मीर जिसका उसने स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म किया, वो कश्मीर जिसके अंदर इसने मजालिम की हदें तोड़ दी और उसके बाद बाहर प्रोपोगेट किया कि वो अब एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो कश्मीर जिसमें कश्मीरियों का हक छीन के इसने वहाँ पे बाहर के लोगों को बुलाकर डेमोग्राफिक चेंज किया। तो ये सब जो है, ये जैसे ये बहुत खुशी का इस वक्त है। मुझे ये ऐसे लगता है ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है कि, और हमें इसको इसी मैच्योरिटी के साथ ही आगे लेके चलना है कि आप अगर खुदा ने हमें ये वक्त दिखाया है, ये मौका दिया है, तो
हमने एक होता है ना कि जैसे रीजन की जिम्मेदारी जो है अब हमारे कंधों पे ऑलरेडी तो है ही। जी। अब पूरे रीजन को ये समझ भी आ गई है कि इस रीजन के अंदर स्टेबल फोर्स है कौन सी, स्टेबिलिटी का फैक्टर है क्या, और वो उससे हमारे कंधों पे ज्यादा बोझ भी पड़ जाता है एक्सपेक्टेशन से। कल मैं एक नेपाल की एक बच्ची की जो है वो वीडियो देख रही थी जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके कौन कौन से इलाके हैं, वो क्या प्लीज प्लीज, छोटी सी बच्ची थी वो, आप हमें लेके दे देंगे। तो आप उन उम्मीदों का हिसाब लगाएं कि लोगों के जश्न देखें, बांग्लादेश में, आज़रबाईजान में, ईरान में लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। तो जहाँ ये एक बहुत विक्टोरियस, बहुत जश्न मनाने का वक्त है, वहां पे ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है। और उसमें हमने अचीव क्या किया है कि खास तौर पे हमने कश्मीर का मसला जो है वो एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक दफा दोबारा जो है वो लोगों के मुंह के अंदर डाल दिया है। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो इतनी कोशिश इंडिया ने की कश्मीर के साथ लफ्ज डिस्प्यूटेड टेरिटरी खत्म कर दिया जाए, कश्मीर को इसने बायलैटरल इशू बना दिया। इसने कहा कि कश्मीर जो है, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के लिए किसी और फोरम पे नहीं जाएगा। राजिया साहबा जरा हम ये भी इकट्ठे कमेंट बैठ कर के हल दीजिएगा, इस पर भी करेंगे। रहनुमाई कीजिएगा कि भारत तो कोशिश करेगा कि अगर इस तरह की टॉक शुरू हो जाती हैं और अमेरिका की निगरानी में, तो वो तो कोशिश करेगा वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो इस पर डिस्कशन का हिस्सा बने, इसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन पाकिस्तान के लिए फेवरेबल क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल जो है वो पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल होगा? बिल्कुल, हमारे पास अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो हमारे जी। पास वही है, एक मेंटल तो वही है जिसको हम लेके चल सकते हैं। तो 3 मुद्दे जो हैं वो हम हमें हर सूरत वहाँ पे बात करनी चाहिए और उनका इंदिया भी है। कश्मीर का मसला, सिंध-तास का मुआहदा जो है, ये बुनियादी तौर पे ये भी एक गीदड़ भपती ही है, इसने इसको जी। एक मसला बना लिया है। वरना आपने देखा है ये अपनी हमाकत से अगर अपना आधा मुल्क जो है वो इस तरह से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करवा सकता है और अपना तमाशा बनवा सकता है, ये पानी बंद करके अपना पूरा मुल्क डुबो भी सकता है। ये हमें इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि इनके डिसीजंस के पीछे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है। जी। तो हमें, अगर हमने बैठना है तो हम कश्मीर का मसला, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम वहां पे डिस्कस करेंगे वो इंडिया का एडिंग और अबेडिंग जो है वो टेररिज्म में। पूरे रीजन के अंदर जो इंडिया की अक्रॉस बॉर्डर जो है वो सॉवरन कंट्रीज के अंदर टेररिज्म स्पॉन्सरिंग है, वो मुद्दा जो है वो हमने सबसे ज्यादा बैठ के डिस्कस करना है। और उसके लिए हमारी सबसे ज्यादा प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि बाकी दो चीजें उस एक जी। पॉइंट के साथ जुड़ी हुई हैं। पानी का मसला वाटर टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और कश्मीर का मसला जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ऑन द कश्मीरी पॉपुलेशन, वो उसके साथ जुड़ा हुआ। तो हमने इंडिया की टेररिज्म को डिस्कस करना है अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपीके में, ईरान में, नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, बांग्लादेश में, जो इसके डायरेक्ट विक्टिम हैं। पिछले 50-50 साल से इनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रही है। अब बात ये है इसमें कि क्या मोदी बात करने के लिए बैठ जाएगा, और अगर बैठ जाएगा तो ये उसकी सियासी खुदकुशी है। और ये इस बात का एहसास हमें भी है कि उसके बाद आप पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का खात्मा देखेंगे। आरएसएस इसके बाद उसके लिए ये इसको डिस्पोज बिल्कुल, ऑफ उनकी करना तो ये पड़ हद जाएगा। इम्कान कोशिश होगी मोदी साहब की कि इस तरह की वो हिस्सा ना बने और इससे जिस हद तक हो सके वो नजरें भी चुराएं, जान भी छुड़वाएं और किसी ना किसी तरह तरले मेहनत करके अमेरिका को बना लें। खैर ये मामला तो चलता रहेगा, इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जदीद दौर के अंदर नाज़रीन अगर हम देखें तो जंगों की नौयत यकसर बदल चुकी है। अब दुश्मन को सिर्फ मैदानों, समुद्रों या फजाओं में जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी इसकी बोलती बंद करना जरूरी होता है। और यही है 5th जनरेशन वॉरफेयर। साइबर स्पेस अब एक नया महाज बन चुका है, जहां कौमें अपनी बर्तरी के लिए कोड्स, नेटवर्क्स और डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं। यही सूरत हाल तब देखने में आई जब भारतीय सिंदूर के जवाब में शुरू होने वाले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में न सिर्फ रिवायती हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि एक मुनज़्ज़म और मौसर साइबर हमला भी किया गया। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के अहम दिफाई इदारों, मवासलाती निज़ाम और सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान साइबर फोर्स ने भारतीय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज की वेबसाइट को हैक किया और हसास मालूमात तक रसाई हासिल की। इसके अलावा मुख्तलिफ हैकटिविस्ट ग्रुप्स ने भारत के खिलाफ साइबर हमलों की मुहिम शुरू की, जिसमें
DDoS अटैक्स, वेबसाइट्स, और साथ ही साथ आप कोई भी बताएं कि वेबसाइट के अलावा डिफेसमेंट, डाटा ब्रीचेस और 250 से ज़ायद ग्रिड स्टेशंस की बंदिश शामिल हैं, जिससे भारत का 70% हिस्सा तारीकी में डूब गया था। और इसी हवाले से नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमजा रब्बानी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ पिछले गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे इसी हवाले से कि साइबर सिक्योरिटी में जोन से ऑपरेशन या टेक्निक्स यूज़ की गई हैं उसके बारे में इन डिटेल हमें थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी क्या पाकिस्तान की जानिब से होने वाले साइबर ऑपरेशन में हिस्सा लिया? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बड़ा सुनने को मिल रहा है हमजा में। तो हम आप ही से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मैं क्लैरिफाई करता चलूँ, मैंने बजाते खुद डायरेक्ट ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया, मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से ज़रूर है कि एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट मैंने पाकिस्तान की साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करने में और उसकी डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने में अपना किरदार ज़रूर अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमजा, ये भी बताएं कि साइबर वॉर के बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को समझाएं, आम फहम अल्फाज में होती क्या है, और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉर्स की बात कर रहे हैं, जदीद जंगों में साइबर स्पेस कितनी अहमियत रखती है और रिवायती जो कन्वेंशनल जंगी हिकमत अमलियाँ होती थी उससे किस तरह डिफरेंट है ये? साइबर वॉर थोड़ी सी इनविजिबल वॉर है जो कि कंप्यूटर्स और आईटी एसेट्स के ऊपर लड़ी जा रही होती है। इसके अंदर मैं अगर 3 हिस्सों में आसान अल्फाज में डिवाइड करूं तो एक कॉन्फ्लिक्ट से पहले का पोर्शन होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान का पोर्शन होगा और एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद का पोर्शन होगा। सो जिसको हम प्री कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसमें जनरली स्पीकिंग मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो साइबर एस्पिनाज किया जाए, यानी कि इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाए कंप्यूटर एसेट्स के थ्रू। हम जानते हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं कंप्यूटर के ऊपर बनाई जाती हैं, जैसे ही कोई चीज़ कंप्यूटर पे या मोबाइल के ऊपर आ जाए, किसी भी शेप और फॉर्म में, पिक्चर हो या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, वो साइबर वॉरफेयर की डोमेन के अंदर फॉल करना शुरू कर जाता है। और अटैकर्स यानी कि साइबर हैकर्स का काम है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें ताकि अपने एडवर्सरी के ऊपर आपको एक एडवांटेज मिल जाए। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट जो साइबर वॉरफेयर के पर्पसेस हैं उसमें डेफिनेटली इंटेलिजेंस गैदरिंग इज वन ऑफ देम, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे डिस्ट्रॉय एंड डिसरप्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और पोस्ट वॉरफेयर के अंदर आप अपनी डैमेज असेसमेंट करते हैं, जाहिर है आप अगर कैपेबल हैं तो आपका एडवर्सरी भी कैपेबल है, तो आप अपनी डैमेज असेसमेंट करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी डिफेंस के हवाले से क्या क्या नुकसानात हुए हैं और उन नुकसानात को आप साइबर डोमेन के अंदर रेक्टिफाई भी करते हैं और उनके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो। बिल्कुल ठीक। हमजा, ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान साइबर फोर्स ने भारत के खिलाफ साइबर हमले किए। ये बताइए कि इन हमलों की नौयत और शिद्दत और इसका दायरा कार क्या होता है, और साथ ही साथ साइबर वॉरफेयर की कितनी टाइप्स है? साइबर जो हमारी डिटेल्स के अंदर आ रही थी वो साइबर एस्पिनेज भी हैं, DDoS अटैक्स भी हैं, और क्या क्या हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। साइबर हैकिंग, साइबर वॉरफेयर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स और मल्टीपल डोमेन्स हैं। उसमें एस्पिनाज एक है जिसमें हम इंटेलिजेंस गैदरिंग की चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं लोग, और उसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया। दूसरी चीज़ आती है जो ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रप्ट किया जाता है। अब ऑपरेशन जो हमारा पाकिस्तान की तरफ से हुआ है उसके अंदर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत कोऑर्डिनेटेड किस्म का साइबर अटैक परफॉर्म किया है अलोंग विद काइनेटिक ऑपरेशन, यानी कि जहां पे हमारी फिजिकल दुनिया में जंग लड़ना जैसे ही शुरू हुई वैसे ही हमारी साइबर दुनिया में भी जंग लड़ना शुरू हुई। इसके अंदर हमारे साइबर हैकर्स ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कॉन्टेक्स्ट इनिशिएट करते हुए इंडिया की वेबसाइट, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स और इनकी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करके पाकिस्तान का मैसेज उनके वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया। उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, एक जो आपका एडवर्सरी है उसको नजर आ रहा है कि एक तरफ तो इन्होंने हमें जमीनी जंग के अंदर और हवाई जंग के अंदर तो चित कर ही दिया, साइबर के अंदर भी ये लोग हमारे घरों तक पहुंच गए, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल्स तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा आपने ही शुरू में मेंशन किया कि इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो बिल्कुल इसके बारे में भी रिपोर्ट्स कुछ हैं जिसमें हमारे हैकर्स ने बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक परफॉर्म करते हुए ये काम परफॉर्म किया है।
तो दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग जो कि आज से पहले शायद ही किसी जंग के अंदर हुई हो, और मेरे एनालिसिस के अंदर दिस इज द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल हमजा, बहुत सी मिसालें जो हैं वो इस जंग के अंदर जो है एक मुख्तसर जंग के अंदर जो है 4 दिन की जंग के अंदर सेट की गई हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर की बात हो रही है, तो फिर आपकी भी जो है हमें रहनुमाई मजीद दरकार होगी, आपसे मजीद भी बात करेंगे। शाज़िया साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। अगर हम बात करें जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे अवामिल थे जिसने मोदी को पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने पर मजबूर किया और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, अगर हम सामने देखें तो नविश्ता दीवार तो बिहार का इलेक्शन भी नजर आ रहा था और भी कुछ सियासी मकासद थे, अपना कद भी बढ़ाना मकसूद था मोदी को। तो अब ये जो पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त हुई है, इसके बाद मोदी हुकूमत के सियासी ग्राफ पर कितना असर पड़ सकता है? क्या उनकी सियासत भी खत्म हो सकती है आने वाले दिनों में? सियासी ग्राफ तो देखिए खत्म हो गया है, लेकिन उसका कल्ट है, और जो उसके भक्त हैं वो कल्ट जहां भी होता है, कल्ट फॉलोइंग जहां भी होती है, वहां पे रीजनिंग और लॉजिक नहीं चल रही होती। वो आपको दुनिया के खित्ते में जहां भी नजर आती है, वहां पे लीडरशिप नहीं होती, वहां पे भक्त होने का, वहां पे डिसाइपल होने का कॉन्सेप्ट होता है, सरेंडर का, सबमिसिवनेस का। तो उसका कल्ट तो है, और वो कल्ट सारे का सारा जो है वो बोन मैरो तक इस्लाम दुश्मनी के ऊपर शामिल है। तो वो तो उसके साथ रहेगा, लेकिन उसकी पॉलिटिकल ग्राफ उसका बिलो जीरो है इस पर। कल जो राहुल गांधी ने उनके जो पार्लियामेंट में जो बात की है, और जिस तरह से उसने बताया है कि चीख चीख के यू शुड नेवर हैव अंडर एस्टिमेटेड योर द अपोनेंट फोर्स, यू हैव नेवर हैव एस्टिमेटेड द अपोनेंट फोर्स। तो अगर आपके पार्लियामेंट में ये बात हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह के वी आर द फोर्स यू शुड नेवर एवर हैव एस्टिमेटेड, तो आपको मोदी को समझ लग जानी चाहिए कि खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। लेकिन डोमेस्टिकली उसका इतना बड़ा जो है बहरान के बाद, वो जो उसको खित्ते का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया हुआ था और वॉच डॉग बनाया हुआ था। देखिए ट्रम्प जो भाई साहब हैं, उन्होंने अब अगर ट्वीट किया है कि हम आपकी सुलह करा देते हैं, तो ये 2-3 थप्पड़ पड़ने से पहले भी सुलह करवा सकते थे। मोदी बच भी सकता था, इंटरवीन ही करना था ना। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप हम पे जंग मुसल्लत कर रहे हैं जी, हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएंगे, हमारी बका के लिए खतरा बन जाएंगे, तो रिटेलिएट तो हमने करना है। तो अब इसमें भी आप ये पहलू देखें कि इनको इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने वाले, चाइना को कंटेन करने वाले और हमें एक ही ब्रैकेट में देखने वाले कुछ दिन वो भी मुगालते का शिकार रहे। 2-1.5 दिन वो भी इस गलतफहमी का शिकार रहे कि मोदी साहब जो हैं वो बहुत ही पावरफुल मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और बड़ी ही ताकतवर फौज लेके बैठे हुए हैं। जब उनको पता चला कि ये तो मलिया मेट हो जाएंगे, आपने देखा कि किस तरह ये फुल स्पेक्ट्रम वार थी। इनके रेडार जैम हो गए थे, इनके पायलट कॉकपिट्स में चीख रहे थे। जो वीडियोस जो हैं बताई गई हैं कि किस तरह से हमने इनका पूरा सिस्टम जो है नेविगेशन का इनका। शाज़िया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप कल्ट की बात कर रही थी, जो मोदी के मानने वाले हैं, कल्ट के मानने वाले हैं, जब उनको पता चला सीज फायर हो गई है तो उन्होंने मोदी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया पे ऐसे बहुत सारे बयान आए, सोशल मीडिया पे आए। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, दो मुल्क जब एक टेबल पे बैठ के किसी मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जब दो मुल्क एक मसला, जिस तरह मसला कश्मीर को भी अब इनको टेबल पे बैठ के हल करने की ज़रूरत होगी और करना इनको पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया मोदी को। उस हवाले से मैं जानना चाहूंगी, इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? डिप्लोमेसी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जब लोग नुकसान से बच जाते हैं, जब लोग जंग से बच जाते हैं, जब लोगों की जानें बच जाती हैं, तो क्यों तनकीद की जा रही है इस हवाले से? बुनियादी और बहुत सिंपल वजह यह है कि डिप्लोमेसी आपकी एक मेंटल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी मांगती है। जो बेबुनियाद दुश्मनियां और नफरत की बुनियाद पर आप डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, आप सिर्फ नफरत करते हैं। एक वजह तो ये है। लेकिन जो मोदी के भक्तों का रिएक्शन है वो बहुत अजीब रिएक्शन है, वो कुछ फेजेस में चला है। पहले जब हुआ ये है कि वो जश्न मना रहे थे क्योंकि उनका पूरा मीडिया उनको ये बता रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता हमने तबाह बर्बाद कर दिया है।
लाहौर की बंदरगाह जो है उस पे कब्जा हो चुका है। सियालकोट जो है वो चाहे पता नहीं हम उठाकर अपने साथ ले आए हुए हैं। जी। कराची बिल्कुल खत्म है और इस्लामाबाद पे हमारा कब्जा हो गया है। ये खबरें उनको बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको हमें यहाँ पे ये कॉमिक लग रही हैं जी। कि चोलिस्तान के अंदर और लाहौर के अंदर समंदर ले आना, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिसिटी से पूरे 12 घंटे अपने ऑडियंस को ये बता रहे थे और उनकी ऑडियंस फुली चार्ज थी। पाकिस्तान का जोग्राफिया ना जानते हुए, पाकिस्तान की जमीनी हकीकत ना जानते हुए वो इतनी अनजान थी कि उनके साथ क्या बिल्कुल हो रहा है। झूठ ही इतना वो जो है fully वो charged उन्होंने थे कि वो- खुद एतमादी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भारतीय अवाम भी जो है वो मजबूर हो गए उस पर यकीन करने में। लेकिन फिर भारतीय मीडिया ने हमने देखा कि कुछ जिम्मेदार चैनल्स ने माजरत भी की इस तरह की बिल्कुल। फेक न्यूज़ पर। हमजा मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। हम देखें तो भारत जो है वो खुद को बहुत बड़ा IT चैंपियन समझता है और सिलिकॉन वैली की तर्ज पर जनाब उन्होंने सिलिकॉन सिटी भी खड़ा किया और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि IT के शोबे में भारत ही जनाब सबसे आगे है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में होने वाले जो ये साइबर हमले हैं, इन्होंने भारत के इस दावे को कितना डैमेज किया है? इस दावे को बहुत ज़्यादा इन्होंने डैमेज किया, क्योंकि ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप एक चीज़ नोट करेंगे कि पता ये चला कि इंडिया सॉफ्टवेयर तो बना लेता है लेकिन सिक्योर सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। इंडिया अपने सॉफ्टवेयर्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सका पाकिस्तानी हैकर्स के सामने, तो वो दुनिया के जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो क्या कितने प्रोटेक्ट करेगा। ये अब दुनिया को एक पैगाम गया है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर कि आप ध्यान से इनसे सर्विसेज लें, क्योंकि ये खुद भी सिक्योर नहीं है तो आपको क्या सिक्योर करेंगे। अच्छा हमजा ये भी बताएं कि पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर भी एक महाज संभाला हुआ था, बड़े डटे हुए थे उस पर, जिसकी तारीफ दुनिया ने भी की। हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया के साथ साथ भारतीय सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना अंदाज की अगर हम बात करें तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया के ऊपर जंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट जंग है। हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम लोग इसको थोड़ा सा बिल्कुल मजाक में ऐसे भी ही। ले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा आजकल की एडवांस दुनिया में AI को देखें, आपके पास चैट GPT की एग्जांपल है, ये सारा डेटा इसके अंदर आता है जो इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होता है। इस डेटा के ऊपर ये अपने आप को ट्रेन करता है और उसकी बेसिस पे आगे लोगों को जवाब देता है। विद टाइम हमारे पास जनरली सोर्स ऑफ ट्रुथ सिर्फ और सिर्फ LLMs और चैट GPT जैसे बॉट्स रह जाएंगे। जैसे जी। आज के दौर में हम लोग गूगल करते आ रहे थे अब तक, और हमसे पिछले लोग किताबें पढ़ते आ रहे थे। हमारे आने वाली जनरेशन ने ना गूगल करना है, ना ही वीडियोस उस तरह से देखनी है और ना ही बुक्स पढ़नी है। तो उनके लिए जो टोटल सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा वो होगा जो AI बॉट्स उनको बताएंगे। बिल्कुल। AI बॉट्स को जो डेटा फीड होता है वो सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। तो सही। जो काम हमारे नौजवानों ने किया है ये बहुत पॉजिटिव है कि पाकिस्तानी Positive। साइड ऑफ स्टोरी भी हमने प्रेजेंट की दुनिया को, हमने फॉल्स न्यूज को काउंटर किया और अपना नैरेटिव पेश किया। तो इट्स अ वेरी बिग बिल्कुल अचीवमेंट हमजा, फ्रॉम आवर बहुत साइड। अच्छा नैरेटिव हमने पेश किया और अब एक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जिसको बहुत सारे ममालिक छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी, मुस्तकबिल में फ्यूचर की बात की जाए तो साइबर जंगों के इम्कानात को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान को अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए किन शोबों पर मजीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसके अलावा अवामी सतह पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में शऊर बेदार करना, अवेयरनेस मजीद क्रिएट करना कितना ज़रूरी और कैसे की जा सकती है? आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्रोग्रेसिव सवाल है। पाकिस्तान एक स्कोर फ्रंट पे है फिजिकल वॉरफेयर। अब डेफिनेटली साइबर वॉरफेयर जो हमने न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, आपका एडवर्सरी भी उस चीज के ऊपर डेफिनेटली आएगा और आपको टारगेट भी करेगा। जी। जिस तरह से हमने उनको किया वैसे ही वो करेगा और उसी फोर्स के साथ करेगा। उस चीज के लिए प्रिपेयर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा पैगाम उन तमाम IT एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है, डेवलपर्स के लिए है कि अब से अभी से ही एज ऑफ टुडे आप लोग अपनी सिक्योरिटी की चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दें, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल डेवलपर्स को डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योर डेवलपमेंट एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि ये कैसे होती है और इसको हमने अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है, हमने हर प्रोग्राम हर कोड का पार्ट बनाना है। IT एडमिनिस्ट्रेटर्स को चाहिए कि वो अपने टाइमली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने IT एसेट्स की सिक्योरिटी ऑडिट रिगरसली करवाएं और साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जरूर करवाएं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई पहले से मौजूद बैकडोर हो, कोई अटैकर पहले से मौजूद हो तो वो आइडेंटिफाई भी हो जाए और वो वीकनेस, वो वल्नरेबिलिटी, वो इश्यूज आइडेंटिफाई होकर फिक्स भी हो जाए। और मैं जनरल पब्लिक के लिए पैगाम देना चाहूँगा
कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें। आपकी सिक्योरिटी एज एन इंडिविजुअल नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। आप एक एज एन इंडिविजुअल नेशनल सिक्योरिटी एक बिगर पिक्चर का पार्ट है। आप लोग अपने पासवर्ड्स रैंडमाइज रखें। खुदारा अपने पासवर्ड्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डालें। एक पासवर्ड एक से ज़्यादा जगह पे मत इस्तेमाल करें। अपने कंप्यूटर्स के ऊपर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स को अवॉइड करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके रखें। अपने मोबाइल के ऊपर भी जो गेम्स आप इंस्टॉल करते हैं वो भी क्रैक ना इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि मोबाइल फोन्स को क्रैक सॉफ्टवेयर से अवॉइड करें। इंशाल्लाह मजमूई तौर पे आप लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्टेड रहेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मेजर रज़ा साहब, हमजा रबानी साहब और शाजिया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय दे रही थी। और हमारी ये नशरियात का सिलसिला यूं ही जारी सारी है। अभी एक ब्रेक शामिल कर दें और उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन हम आप तक पहुँचाएंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुख्तसर वक्त में, कम अरसे में जो बड़ी फतह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हासिल की, उस पर सरकारी सतह पर तो योम तशक्कुर मनाने का कल के रोज ऐलान किया गया था और हमने देखा उसके बाद सड़कें जो थी वो खचाखच भर चुकी थी। अवाम हाथों में झंडे उठाए और बैनर्स उठाए जिन पर पाक फौज से मोहब्बत के जुमले लिखे हुए थे, सड़कों पर निकल आए। भरपूर जो है वो सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान की विक्ट्री को और मुख्तलिफ रैलियां निकाली गई। पाक फौज के साथ यकजहती का अपने अपने अंदाज में इजहार किया गया। मिठाइयां तकसीम की गई और पूरी कौम एक नजर आई। सारे अपने इख्तलाफात को बुलाकर, चाहे वो सियासी हों या किसी भी तरह के इख्तलाफात हों, उनको भुलाकर सारे जो थे वो एक कौम बनकर निकले और भरपूर सेलिब्रेट किया गया और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया और खिराज तहसीन पेश किया गया मुसल्लह अफवाज के जवानों को। तीनों अफवाज को अगर हम बात करें, नेवी को, फजाइया को और हमारी जो बड़ी फौज है उनको भी, और साथ ही साथ खास तौर पर हमने देखा कि सिपा सालार का जो है वो बड़ा तस्करा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को जो है वो बड़ा खिराज तहसीन पेश किया गया और उनकी जानिब से जो हिकमत अमली इख्तियार की गई दुश्मन के खिलाफ, उसको बहुत सराहा गया। बिल्कुल, और हमारी अवाम, हमारी कौम एक पेज पे नजर आई पाक आर्मी के साथ। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। लंदन की गलियों में पाकिस्तानी मिली नगमे की गूंज। तुर्किया और आज़रबाईजान के शहरियों ने पाकिस्तान के हक में रैली निकाली। उधर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में जश्न पाकिस्तान मनाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया, यौम तशक्कुर मनाया और अपनी अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। और आइए आपको इस हवाले से एक क्लिप दिखाते हैं। कौम जो यूनान में बसती है आज एक पैगाम देने के लिए यहाँ पर जमा हुई है। जिस तरह से हमारे शाहीनों ने, हमारे जाबाजों ने इंडिया की ईंट से ईंट बजाई है और जो उन्होंने एक हरकत की थी बुज़दिलाना, रात के अंधेरे में हमारी मसाजिद पर जो उन्होंने अटैक किया था, उसके बदले में जिस तरह उन्होंने दिन सुबह सुबह इनको तारे दिखाए हैं, उनको खराज तहसीन हम पेश करते हैं। ख्वाजा पाकिस्तान को सल्यूट पेश करते हैं जिसने हमारे अजली दुश्मन को उन्होंने जो रात के अंधेरे में हमला किया था, उनको दिन के उजाले में जवाब देकर उनको नामी याद दिला दी है। यूनान में मुल्क पाकिस्तान के बेटे, मुल्क पाकिस्तान के जाबाज जो है वो इकट्ठे हुए हैं और हमने दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हमारे मुल्क पे जब भी कोई मनफी जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाएगा, हम अपने मुल्क के लिए उठ खड़े होंगे। भारत ने जो पाकिस्तान पे बिला वजह एक हमला किया और पाकिस्तान ने उसको अपनी तरफ से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसने कहा कि मैं हमला नहीं रोकूंगा। तो पाकिस्तान ने बताया कि आपने हमला किया है, अब हम आपको दिन के उजाले में उसका जवाब दे के दिखाएंगे। पाकिस्तानी अवाम अपनी मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं और ये इंडिया के लिए भी एक पैगाम था कि इंडिया ने जो बर्बरियत की थी, बुज़दिलाने हरकतें की थी, पाकिस्तानी कौम ने, अफवाज ने उनका भरपूर। तो जनाब आपने देखा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उनके भी शहरियों ने जो है इस विक्ट्री को बड़ा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। और इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमें ज्वाइन किया साबिक सिफारतकार हैं नगमाना हाशमी साहबा। नगमाना साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आलमी बेइज्जती और सिफारती शर्मिंदगी के बाद अब भारत के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आपको लगता है कि इफेक्टिवली भारत जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा? और साथ ही साथ ये मुज़ाकरात हम देख रहे हैं कि बड़े न्यूट्रल वेन्यू पर होने की बात हो रही है, तो कहां पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अब इन सारी बातों पे हम देखिए काफ़ी दिनों से अब बात कर रहे हैं, लेकिन
बेसिकली इंडिया को जो समझ आने का प्रोसेस है वो शायद अभी शुरू हुआ है। दे आर ओनली बिगिनिंग टू रियलाइज कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। बिकॉज इसीलिए देखें, उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, वो भागते हुए गए अमेरिका के पास कि जी खुदा के वास्ते अब हमें बचाओ। तो उन्होंने, हमने नहीं कहा सीज फायर के लिए, उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, जो एक बहुत शो करता है कि वो जो मर्जी मीडिया पे अपने कहते रहे, जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, इंडियन स्टेट को, उनके पॉलिटिशियंस को, उनके फौजियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता चल गई है कि उन्हें बहुत बुरी तरह मार पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तानी फौज के हाथों, पाकिस्तान की नेवी के हाथों, एयरफोर्स के हाथों। तो उनके पास देखें ऑप्शन और कोई इस वक्त मेरे लिहाज से नहीं बचा, सिवाय इसके कि वो अब जो हम इतने अरसे से कह रहे थे कि जी बातचीत से मसाइल हल करें, आप ये जंग वंग की तरफ ना जाएं, इनसे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इंडिया इस, और ये कहना चाहिए मोदी साहब इस कदर घुमंड में थे कि शायद उनकी कन्वेंशनल वॉर की इतनी ज्यादा सुपीरियॉरिटी है और उनके फौजी एयरफोर्स और नेवी इतनी स्ट्रांग है और उनके पास इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट है और इतना ज्यादा वो ट्रेंड है कि पाकिस्तान तो उनके लिए कोई मुकाबला ही नहीं। जंग का मजा फिर उन्होंने चख भी तो लिया नगमाना साहिबा। यही मैं कह रही हूँ आपको। तो इस मौके पे इससे बड़े बड़े भी टेररिस्ट अटैक्स खुद इंडिया ने अपने ऊपर करवाए हैं, लेकिन इस किस्म का रिएक्शन उन्होंने नहीं दिखाया था। इस दफा दे थॉट के जी बड़ा अच्छा मौका है, अब हम बिल्कुल, हमारे पास जो है वो राफेल्स भी आ गए हैं और डिफेंस शील्ड भी आ गई है और हम इनका तहस नहस कर देंगे। लेकिन देखिए जो उन्होंने मुंह की खाई है उससे सिर्फ उनको मिलिटरी डिफीट नहीं हुई, उससे बहुत ज्यादा जो है उसका नुकसान हुआ है, जो अब उसको रियलाइजेशन हो रही है और पूरी दुनिया को भी रियलाइजेशन हो रही है। देखें इस खित्ते में जो वो समझता था कि मैं एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, मैं इस खित्ते का चौकीदार हूँ और हर कोई जो है, मैं जिस पे भी डंडा मारूं और मैं वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा, वो सारी मिथ्स जो है वो टूट गई। बिल्कुल ठीक है। जो ये बड़े उसकी थी वो मिथ उसकी टूट गई। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी अमेरिकी सदर की कश्मीर पर पेशकश को आप किस जाविये से देखती हैं? क्या समझते हैं कि जो उन्होंने पेशकश की है सालसी की, वो किस हद तक ठीक है या महज वो एक बयानिया है? सफारती महाज की अगर बात की जाए, सफारती बयानिए की बात की जाए, और इसके पीछे कोई अमली इकदाम भी मुतवक्के है या सिर्फ एक बयान है? क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं इसीलिए आपको एक दो बात बताना चाह रही थी कि ये फैसले, ये कॉल्स वैक्यूम में नहीं होती। ये कॉल्स जो दुनिया ने इस वक्त, अमेरिका ने कहा, उसको इंडिया पे प्रेशर डाला कि जी ये आप सीज फायर करें, बिकॉज वो देख रहे थे कि अगर ये मजीद बात बढ़ी तो ना सिर्फ इंडिया तो एक्सपोज हो ही गया, बट इंडिया के साथ साथ प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी थी उन्हें इस खित्ते का चौकीदार बनाने की, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो इनको ये रियलाइजेशन हुई है कि जी इस अब कश्मीर के मसले को किसी तरह हल कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये हल नहीं हुआ तो अब उन्होंने देख लिया है कि जंग तो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। नगमाना साहिबा, अगर हम ऑन दी अदर साइड देखें तो फिर आप ये समझती हैं कि ये जो सालिसी की पेशकश है, ये जो अमेरिका का बड़ा अहम बयान है, और इससे बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि 1000 साल पुराना मसला जो है उन्होंने कहा, इसको मेंशन किया स्पेशली। अब हम ये समझ सकते हैं कि वो जो पुलिसमैन का रोल था, अब वो भी वापस लेने का जो है अमेरिका सोच रहा है। देखिए जी, ये बातें एकदम से नहीं होती, रीथिंकिंग होगी, रीसेट जरूर होगा और उनको अब ये कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अपनी कैलकुलेशन में देखना होगा कि चीन की टेक्नोलॉजी, चीन का वॉर डॉक्ट्रिन और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्किल है और हमारी जो बहुत कोऑर्डिनेटेड एक
वॉर डॉक्ट्रिन है और जज्बा है, उसने इस खित्ते के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। तो ये उनको डेफिनेटली अपने कैलकुलस में लाना होगा। देखिए, इसके साथ साथ बाकी दुनिया की डेवलपमेंट्स आप देखें। आज ही सुबह ऐलान किया है अमेरिका ने कि जो उनकी नेगोशिएशंस जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो कामयाब हो गई हैं, और वो आज उसकी डिटेल्स जो है चाइनीज भी बताएंगे, वो भी। तो देखें, ये सब चीजें इसलिए जा रही हैं कि खित्ते में पाक चाइना फ्रेंडशिप और उनकी जो आपस में हमआहंगी है और जो दोस्ती है और जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, वो अब इंडिया उसके सामने खड़ा होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये बात अब अमन की तरफ जा रही है, क्योंकि इंशाल्लाह। वेस्ट को ये बहुत खदशा है कि ऑलरेडी बहुत इंडिया एक्सपोज हो गया है, और अगर मजीद ये मामलात हल ना हुए और इंडिया बाज ना आया और उसने फिर नगमाना कोई साहिबा, अहम आप हमारे हरकत साथ की, ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब नशरियात में शामिल होने के लिए। सर, अगर हम कल की बात करें तो भारत में कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें भारतीय फ़िज़ाइया के अफसर राजीव साहब जो फरमा रहे थे, इनडायरेक्टली उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि जनाब आप ये ना देखें कि क्या हुआ क्या नहीं, नुकसान तो होता है जंगों में। ये कितनी बड़ी बेशर्मी है कि आप इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं। आपका गरीब टैक्स पेयर का जो पैसा है वो आपने जो है इस तरह से बर्बाद किया और मुल्क की बदनामी भी करवाई, और आप इस तरह के स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल को मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी कंपेयर करूं तो हमारे जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब थे, उन्होंने निस्बतन ज्यादा ग्रेस का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स एक प्रोफेशनल एयरफोर्स, उसकी वो रिस्पेक्ट, और शूटिंग के बावजूद उन्होंने कहा कि ये उनको अपनी तरफ देखने की जरूरत है और रिगार्ड किया। दूसरी तरफ आप देखिए कि एयर मार्शल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो आए, बट जंग के बारे में बड़ी सीरियस बातें होती हैं, इस पे कभी कभी हल्का फुल्का मजाक भी कर लेना चाहिए। कल मुझे शाम को किसी मेन टीवी चैनल पे एक एंकर ने पूछा कि वो एयर मार्शल साहब आए थे और उन्होंने कहा कि कितने जहाज मारे थे पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपके, तो उन्होंने कहा मैं आपको ये नहीं बता सकता, उससे पाकिस्तान को खुशी होगी। उन्होंने कहा अच्छा आप बता दें आपने जहाज मारे, उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं बता सकता क्योंकि ये फलां चीज है, बस आप समझ तो मैं उनको मजाक में कहा, मैंने कहा एयर मार्शल साहब को गोल्फ खेलनी चाहिए इस टाइम पे जाकर, या कोई कॉफी शॉफी पीनी चाहिए। अगर आपने बताना नहीं है, आप दोनों चले, मैं आप दोनों को कहता हूँ जो बैठे हैं नजर पर, आप अगर आप चले जाएं एज एंकर, आपको इजाजत मिल जाए इंडिया जाने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां अटेंड करने की, तो आई एम श्योर नंबर 1 और 2 दो सवाल होंगे, आप कंसेंसस से होगा, आप दोनों इत्तेफाक करेंगे कि यही 2 सवाल हमने करने हैं, और वो ये होंगे कि जनाब सर एयर मार्शल साहब इंडियन एयरफोर्स के जो साहब थे, उनसे कि सर आपने ये बताइए कि पाकिस्तान ने आपके कितने जहाज मारे। आई एम श्योर यही सवाल पहला होगा। और दूसरा ये होगा कि अच्छा आपका नुकसान तो चले आप बता दें आपने पाकिस्तान के कितने मारे। आपने ये तो नहीं कहना था कि वो फलां जहाज का इंजन कैसा है और उसके अंदर पेट्रोल कितना आप लोग भरते हैं, बॉम्ब 6 लेके जाते हैं या 12 लेके जाते हैं, या शाम को उड़ते हैं या रात को उड़ते हैं। आपने पूछने ही 2 सवाल। और मुझे अजीब लगा कि डिस्कनेक्ट ये लगा कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या उससे बेहतर था प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, मुझे ये लग रहा है। तो अगर आप फेस नहीं कर सकते रियलिटी को, तो बेहतर है कि फिर लोकल पब्लिक के सामने मत आए, आप यू शुड स्टे बिहाइंड द कॉरिडोर्स। आपने देखा 3 दिनों में पाक फिजाइया के जो स्पोक्स पर्सन है, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन है मार्शल औरंगजेब, उन्होंने 2 दफा पब्लिक के सामने आए जी, और उन्होंने खुल के अपना, और किसी तकबर में नहीं कहा, आपने ह्यूमिलिटी देखी होगी उनमें जी। अब बड़ी आजिज़ी से वो कह रहे थे कि हमने ये किया है और हम करते रहेंगे क्योंकि मुल्क और कौम हमसे तवक्को कर। अच्छा खालिद साहब, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उन गरीब टैक्स पेयर्स का वो पैसा था, उस पर आप इस तरह की स्टेटमेंट दें, उनसे ये तैयारे खरीदे गए थे ना ऑब्वियसली, तो उस पर आप ये स्टेटमेंट दें तो ये उन गरीबों के जो टैक्स पेयर हैं उनके जख्मों पर कितनी बड़ी नमकपाशी है कि आप कहेंगे जी नुकसान तो हो जाते हैं। देखिए ये तो हमारे और आपके पूछने का तो सवाल बाद में बनता है। आई एम श्योर कि इंडियन पब्लिक जो है 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो जरूर ये पूछेंगे। और अब जो वो मीडिया जो वॉर मॉन्गरिंग और हमला कर दो, बदला ले लो, खाल उदाड़ को देड़ दो, पता नहीं क्या कुछ नारे मार रहे थे जो तो मैं चैनल पे बोलना भी नहीं चाहता ऐसी बातें। अब वो जरूर वही मीडिया में से कुछ ना कुछ जो जेन्युइन इंटेलेक्ट है और डिस्पैशनेट सोचते हैं वो जरूर अब तबसरे करेंगे कि टेक होम क्या है आपके लिए। आपने तो पनिश करना था पहलगाम के सो कॉल्ड कल्प्रिट को, और आपने पनिशमेंट करने की बजाय अपने जहाज तबाह करवा लिए।
और कल मुझे शाम को पाक फिजाइया की तरफ से फॉर्मली बहुत ज्यादा डिटेल्स मिली हैं जो ऑपरेशन कल किया है, सुबह परसों किया है सुबह पाक फिजाइया ने। अब आपको सुनकर हैरत होगी जो मैं आपको बताने लगा हूं जो डाटा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि हमने कितना टनेज बॉम्ब या वेपन्स फायर किए हैं उन 4.5 घंटे में 2 दिन पहले। मैं आपको बताते हुए इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ कि पाक फिजाइया ने ऑल आउट पनिशमेंट की हिंदुस्तान की, और जितना हमने टनेज बॉम्ब का वजन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 1965 वॉर में पूरी जंग में जितना टनेज हिंदुस्तान पर गिराया था 4.5 घंटे में पाक फिजाइया ने इससे ज्यादा बॉम्ब फेंके। और मकसद क्या था? मकसद ये नहीं था कि हम लोगों को तबाह करना चाहते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमला किया, उनके पेट्रोलियम के डिपो को हमला किया, उनके एमुनिशन डंप्स को हमला किया, उनकी रनवे को डैमेज किया और बताया कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, अभी तो जंग शुरू नहीं। जब शुरू होगी तो किस रिजॉल्व किस इंटेंसिटी के साथ हम मारे, तो बहुत बड़ा मैसेज गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब हमला हुआ और पता लगा कि S-400 मिसाइल्स को पाक फिजाइया ने हमला किया, तो मुझे किसी टीवी ने पूछा कि क्या ख्याल है ये S-400 पर हमला कैसा है। मैंने कहा कि ये सारी से सबसे ज्यादा पंच पीएफ ने अगर किया है तो S-400 को किया है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनका। अगर ये बैलेंस हमने कर दिया तो अब वो सीज फायर पर आएंगे, क्योंकि S-400 वो है, उनका ख्याल ये था कि एक शीशे का डोम है पूरे हिंदुस्तान पे ऊपर डाल दिया गया है, कोई चीज आएगी इसके ऊपर टकरा जाएगी और गिर जाएगी, ये फिल्मों में जैसे आप वीडियो गेम में देखते हैं जी। तो S-400 मैं आपके नाजरीन के लिए सादा तौर पर पेश करने की कोशिश करता हूँ। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी जमीन से फायर होता है जहाजों के खिलाफ, मिसाइल्स के खिलाफ, बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ, ड्रोन्स के खिलाफ, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो और स्टेल्थ वेपन्स के खिलाफ, जो भी इसकी तरफ आएगा उसको ये 400 किलोमीटर तक और तकरीबन 40 किलोमीटर की बुलंदी तक ये उसको तबाह कर देता है। अब हिंदुस्तान को ये बड़ा मान था, खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स को, कि जब तक ये S-400 है हमें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो पाकिस्तानी जहाज आएगा वो 400 किलोमीटर दूरी तबाह कर दिया जाए। तो पाक फिजाइया के लीडरशिप को भी सलाम क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतना रेजोल्यूट और इतना डिटरमेंट और इतना बोल्ड और बहादुरी दिखाते हुए ये कंसंट्रेटेड 4.5 घंटे की बॉम्बार्डमेंट की, इंक्लूडिंग S-400। और एक चीज जो मीडिया को इनिशियली नहीं बताया गया, और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी डिटेल रहेगी मेरे पास है, हमने 2 जगह S-400 को तबाह किया। एक भुज है तकरीबन कराची के ऑपोजिट समंदर की तरफ उनका एक बेस है, साउथ में सीवर्ड लुक आफ्टर करता है। और भुज के अलावा हमने आदमपुर पे भी दूसरा हमला किया, दूसरा S-400 को। और ये वेपन जैसे साइट्स है, मैंने कहा यहाँ पर आदमपुर पे पाक फिजाइया ने 2 दफा हमला किया, और मेक श्योर करना था कि हम उनका कॉन्फिडेंस सेटअप कर, हम 1.4 मिलियन लोग बिलियन जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे। हम उस माइंडसेट के साथ लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का कोई सोचेगा, पाकिस्तान की नस्लों के लिए आइंदा मुस्तकबिल खराब करने का कोई सोचेगा, तो हम उसको कन्फ्रंट करेंगे। हमने किया, और वो वही जगहों पे बमबारी की जहां हिंदुस्तान की लीडरशिप को तकलीफ पहुंची। और हमारा मकसद ही ये था कि उनकी जो लड़ने की कुव्वत इरादी है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको तोड़ा जाए। और मैं गारंटी से आपको अपनी जजमेंट के मुताबिक कह रहा हूँ कि अब जब मीडिया खुलेगा कुछ अरसे में, तो आप खुद देखेंगे कि अमेरिका से भी आपको खुद बता दिया जाएगा कि इसी एयरफोर्स की जो कंसर्टेड बमबारी हुई थी, बैक टू बैक मिशंस हुए, पूरे सरहद से लेकर पठानकोट से लेकर हमने भुज तक सारे रनवे तबाह कर दिए। उस ही की वजह से ट्रंप को अप्रोच किया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप को, और कहा गया कि हमारी जान छुड़ाएं इस हैवक से जो तबाही हमारे ऊपर आ रही है। ये वक्त बता देगा कुछ अरसे में, ये मेरी बात अपने संभाल के रखिएगा। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब आपकी जानिब दोबारा आएंगे। नगमा साहिबा आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने अमरीकी सालसी का खुले दिल से खैर मकदम किया, लेकिन जब भारत को हम देखते हैं तो वो तजब्जब और कंफ्यूजन में मुब्तला हमें नजर आ रहा है। क्या भारत अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क, जो कि उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, उसको नजरअंदाज करेगा, या उसकी बात मानेगा, या इनकार करेगा, या उसको मनाना उसके लिए आसान होगा? क्या देख रही हैं? इस दफा मोदी साहब को इतनी ज्यादा खिफत उठानी पड़ी है कि वो अभी बिल्कुल आई थिंक इस वक्त कुछ सोचने या समझने के शायद काबिल नहीं है। पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही आई थिंक वो बहुत परेशान होंगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ये उनकी बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये नैरेटिव रखा है कि कश्मीर पे तो बात ही नहीं हो सकती, और ये तो बिल्कुल अब स्पेशली 2019 के बाद ये तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है, और ये पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करता है, और हम बिल्कुल किसी थर्ड पार्टी को नहीं मानेंगे और कोई। तो
बहुत ही उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ था। जी। वो स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है अब उन्हें जाहिर सी बात है बदलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एक लॉस ऑफ फेस है और उनकी बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक डिफीट है। बट मेरा ख्याल है कि जैसे वो भागते हुए सीज फायर की भीख मांगने गए अमेरिका के पास, तो ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे आएंगे। हमें भी हम वैसे ही इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दिया। हालांकि हमने ऑल आउट जाके कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी दिखा दी है, हमने अपनी फौजी स्ट्रेंथ भी उनको दिखा दी है, और हमने 4 घंटे के अंदर अंदर जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था उसे हमने रेस्टोर कर दिया है, बल्कि अपने फेवर में उसे टिल्ट कर दिया है, जिसपे खित्ते के लोग भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो अपना एक सोच होगी जो इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन इस खित्ते के तमाम लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान इज अ क्रेडिबल मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फोर्स जिसका को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो बिल्कुल दोबारा से जो है नगमाना साहब आप सही कह रही हैं कि पूरी दुनिया एक दफा से रीथिंक करेगी और दोबारा एनालाइज करेगी पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है और इंडिया की वीकनेस को। खालिद चिश्ती साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से हमने देखा, हम भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जिसमें उनके नगमाना साहिबा, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा, अभी खालिद साहब से सवाल मुकम्मल कर लेते हैं हम। खालिद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स जो थे वो बड़ी अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे और बढ़ चढ़ कर जो है वो बातें कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जनाब हमने तो शहरों के अंदर पाकिस्तान के जैसे मुरीद की और दीगर जगहों पे निशाना बनाया, लेकिन हमारे शहरों के अंदर उस तरह से जो है वो निशाना नहीं बनाया गया। गोके हमने तो एटमी जो उनकी तनसीबात हैं या जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, हमने उनको खास तौर पर जो है वो टारगेट किया, हिट किया बड़ी कामयाबी से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे जो पायलट्स थे, उनका जो जज्बा था मिशन पर जाने से पहले दुश्मन को अंदर जाके उनके बेसिस तबाह की तरह नुकसान पहुंचाया, जो उन्होंने अपने डेथ वारंट्स पर सर साइन किए, ऐसा तो देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर टूर में जब जापानीज पायलट्स ने ये काम किया था, और हमारे तो माशाल्लाह जिस तरह से गए थे उतने ही बखैर आफियत वापस आए। ये कितना इंपॉर्टेंट था? इससे बड़ा एक जो है वो जज्बा मिलता है लोगों को और बड़ी तकवीत मिलती है लोगों के जज्बे को। देखिए, ये जो जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक रहा है फाइटर पायलट के तौर पर, हम इस वॉर में हमारा जो गेम है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा लाइटर सेंस में गेम कह रहा हूँ, इस मैच में कोई रनर्स अप नहीं होता। रनर्स अप का मतलब है हमारे लिए सिल्वर मेडल नहीं होता, ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता, आइदर यू आर द चैंपियंस और यू डेड। तो ये वन वे ऑप्शन होती है, यू हैव टू शूट, बिकॉज इफ यू डोंट शूट यू विल बी शॉट। तो इसमें इन बिटवीन कोई नहीं मैनिपुलेशन होती कि थोड़ा सा कोई एक जीत जाएगा, थोड़ा सा दूसरा भी जीत जाएगा। हमारा या दिस वे होता है या दैट वे होता है। और जाहिर है आपने नोट किया होगा कि हमारे जो पायलट्स होते हैं वो सिर्फ ऑफिसर्स रैंक के होते हैं। हमारे जो एयरमैन, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स और बाकी सपोर्ट और एयर डिफेंस के वो जमीन पर रहते हुए जंग लड़ते हैं। सिर्फ जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं, कैडर के होते हैं। बाकी सर्विसेज में जबकि जवान भी आर्मी के साथ जो टैंक्स और बाकी जाते हैं, नेवी सेलर भी साथ जाते हैं, तो उनको मिशन ऑलमोस्ट होता ही डू और डाई है। मतलब या वो करेंगे काम या अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे अगर स्किल नहीं डेवलप। आपने नोट कर लिया हुआ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कल एयर मार्शल औरंगजेब ने बड़ी अच्छी बात कही और इवन इंडियन एयरफोर्स को कहा कि प्रोफेशनल है। ये ग्रेस होता है, ये लड़ने के असूल होते हैं। आप दुश्मन को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि ये है। मैंने पहले दिन से चैनल्स पूछ रहे हैं, आज 10 दिन हो गए कि जी राफेल तो बहुत साबित हो गया, वैसा साबित हो गया, निकम्मा साबित हो गया। और मैं एज अ रिस्पेक्ट कहता हूं कि राफेल एज एन एयरक्राफ्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ जो वेस्ट या फ्रांस ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्रेडिट दें उन पायलट्स को जो इस तरफ से लड़े। ये मैं अर्ज करता चाह रहा हूँ और मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अगर मैंने आपके चैनल पे कहा कि ये कॉम्बैट पूरे खित्ते में पिछली दहाइयों में और आने वाले दिहाइयों में कभी नहीं हुई किसी जंग में कि 110 फाइटर जहाज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ रात को 12:30 बजे अपने अपने बॉर्डर्स के अंदर रहते हुए कंटिन्यूस 1 घंटा तक जंग करते रहे। और फिर जाहिर एक साइड पे 0 नुकसान हुआ और एक दूसरी साइड पे 6 नुकसान हुए, यानी 6 जहाज लैंड करने की बजाय मलबे की शक्ल में जमीन पर लैंड किए। तो ये एक यूनिक वॉर थी
जो हार्डली पढ़ाई गई है, लेकिन अब जरूर पढ़ाई जाएगी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे जंग लड़नी चाहिए और कैसे नहीं लड़नी चाहिए। ये रूल्स दुनिया सेट करेगी। अभी तो मीडिया आप जैसा उज़ैर आपको या नजब को भेजे, मैं कह रहा था कि अभी आप सारे एनालिसिस करके ले आएंगे। अभी इंटरनेशनल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं मिली, अभी एक्सेस नहीं है। जब होगी तो आप खुद देखेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग और डॉक्यूमेंट्रीज और सारी बनेंगी और ये और सबूत हमारे हक में आएंगे, ताकि हमारी पाक फिजाइया ने जो कंट्रीब्यूट किया है नेशनल सॉवरेनिटी के लिए जी, और दुश्मन की एग्रेशन को न्यू नॉर्मल ना बनने के लिए, क्योंकि दुश्मन चाहता था कि हम इसको न्यू नॉर्मल कर ले। जी। जब भी हमें गुस्सा आएगा, जब भी हमारे खिलाफ कोई अटैक होगा या हम खुद करवा लेंगे, हमें जब भी गुस्सा आया हमने आपको मारना है थप्पड़। हमने अच्छा आप पर खालिद साहब, ड्रोन अब मार देने, सूरत हम हाल आपको आप चंद क्या मिसाइल मार देखते देंगे, हैं? आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा और क्या भारत अपनी हठधर्मी से बाज आएगा? क्या दिख रहा है आपको, या फिर अगेन वो वक्त जाया करेगा? रजब देखिए, ये बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर है उसको बड़ा प्रेशर है, और सो कॉल्ड निकले तो वो थे हमें हिसाब बराबर करने के लिए। उल्टा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कह दिया है कि अब मैं कश्मीर का मसला भी हल करूंगा, तो जाहिर है कश्मीर के लिए बैठाना पड़ेगा दोनों को, जो हिंदुस्तान तो हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं था। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज हो गया है। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि टेबल पर बैठो, हमारा तो कोई प्रेशर नहीं उसने लिया इंडिया ने। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्योंकि वो एक्सपोज हो गया है हिंदुस्तान, अब चॉइस नहीं बची उसके पास। चांसेस हैं, जाहिर है वो डिले टैक्टिक्स करेगा, वो इतनी माइट मेंटेन करेगा, वो अपने पुराने हठधर्मी पे कायम रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल प्रेशर कितना रेजिल्यूट है, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ी पावर है। अब सारे मुल्क इंडिया से डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट दोनों मुल्कों के दरमियान, चाहे वो अमेरिका करे डील, चाहे वो रूस करे या कोई तीसरा मुल्क करे। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट इंडिया के साथ पहले देखने होते हैं कि हमारे साथ ताल्लुकात खराब हुए तो हमें क्या भुगतना पड़ेगा या हमें प्राइस देनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि शायद एक हद से ज्यादा प्रेशर कोई भी मुल्क न डाल सके, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, तो शायद वो अपने उस तरह प्रेशर में ना आए। पॉसिबिलिटी है कि अगर दुनिया ज्यादा डिटरमिन्ड हो तो इसका हल करवा दे, अगर दिस इज द बेस्ट टाइम। जितनी उनको पनिशमेंट मिली है बिल्कुल ये बेहतरीन टाइम है और बड़ी जबरदस्त पनिशमेंट जो है खालिद साहब हमारे दुश्मन को मिली है और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा नुकसान पहुंचाया भारत को। नगमाना साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर जो है इस ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो चेंज हो गया और पूरी दुनिया भी इस पे मुतफक्किर हमें दिखाई दे रही है। इस बारे में जरा बताइएगा कि अब दुनिया किस तरह से इस तमाम मामले को देख रही है, सोच रही है इस बारे में? देखिए, इस वक्त तो सारी दुनिया जो है वो इस रियलाइजेशन और इस फैक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तान की जो वो डॉक्ट्रिन है और उनका जो डिसिप्लिन तरीके से हमने अटैक किया है, ये वी आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, लेकिन व्हाट वी हैव डन इज इवन बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। दूसरी बात ये है, अब उन्हें ये पहली दफा एहसास हो रहा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है जिसको डेवलप करने में पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये प्रोबेबली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा सुपीरियर है और ये अभी उनके टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तो J-35 आना बाकी है। तो ये लम्हे फिक्रिया है कि जो बैलेंस है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, जो कन्वेंशनल वॉर का बैलेंस है, जो एयर पावर का बैलेंस है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ फिर उससे मिलती है और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी है चाइना की, तो ये चाइना और पाकिस्तान का जो डियो है, और ऑलरेडी चाइना ने बहुत क्लियरली कहा है कि जी अगर जरा भी कोई नुकसान किसी ने पहुंचाने की कोशिश की पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को, तो हम आहानी दीवार बन के उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आई थिंक इस रियलिटी को अब समझ आ रही है दुनिया को, और जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि उन्हें अब बैठ के ये सारा इस रीजन के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी वो उनको रीथिंक जरूर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो उनका स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुक है वो इंडिया से खत्म हो जाएगा, और नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, लेकिन आई थिंक उनको बहुत सीरियसली ये देखना पड़ेगा कि
क्या वीकनेसेस निकली हैं इसके इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इंडिया को लेके, और वेस्टर्न जो ये क्वाड और सब कुछ उन्होंने बनाया था, ये यही बिल्कुल इंडिया की वीकनेसेस पे भी बात होगी। conflict नगमाना हाशमी साहिबा, खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जो है आपने दुरुस्त फरमाया नगमाना साहिबा के दुनिया जो है अब रीथिंक कर रही है। पहले देखा था कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बात की जाती थी, लेकिन अब बैलेंस ऑफ पावर जब चेंज होगा तो अब ये भी चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजी से किस तरह से बेहतर है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की महारत है जिसका मुजाहरा किया गया हालिया दिनों के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, उसको भी अपने निसाब का हिस्सा बनाने पर गौर किया जा रहा है। मजीद भी हमारी नशरियात का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब और साथ ही साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं नशरियात में। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर हम बात करें तो भारतीय इस शिकस्त पर सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का भी बड़ा चर्चा हो रहा है। दिफाई महाज पर तो पहले ही जो है वो पूरी दुनिया मुतरफ है। मजीद अब पाकिस्तान को जो है वो सिफारती महाज पर क्या करने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को क्या बावर कराने की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान के फेवर में जाए। ख़ास तौर पर अगर हम नज़र रखें तो कश्मीर के मामले को हम कंसिडर करें तो। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखिए, बात ये है कि 2-3 एतबार से ये एक बहुत तारीखी कामयाबी है। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दफाई अफवाज हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान कौम का सर फखर से बुलंद किया है और पूरी दुनिया पे अपनी जो है धाक भी बिठाई है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की आलमी ताकतें भी हमारी तीनों अफवाज को बहुत एहतराम की निगाह से देखती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो नई बात आपने देखने में मिली, जो कि मैं एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि तीनों अफवाज के दरमियान, जनरल समरेज़ भी यहाँ मौजूद हैं, वो मेरी तायीद करेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्लॉलेस सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का मुजाहिरा आपने देखा कि जब हमने ऑपरेशन का आगाज किया तो आपने देखे किस तरह आर्टिलरी, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, एयर पावर, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल फॉर्मेशंस ने बिल्कुल फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी से ये जंग जो है लड़ी। इसका मतलब ये है कि इनकी ट्रेनिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम एक, जिस तरह लियाकत अली खान ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान की ये जो 5 उंगलियां हैं ये मिल जाए ना तो फिर ये एक मुक्का है जो दुश्मन के दांत तोड़ सकता है। तो हमने दुश्मन के दांत जो तोड़े हैं ना, हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को बड़ा फ्लॉलेस और ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट और सिनर्जाइज करके किया। इसमें मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली इसका स्पीयर हेड है, लेकिन साथ में जिस तरह आपने कहा हमारी डिप्लोमेसी बायलैटरल और मल्टीलैटरल पे बहुत जबरदस्त थी। नायब वजीर आजम ने कहा कि इस पूरे 18 दिन के क्राइसिस में कम से कम 100 ममालिक के लीडर से उनकी बात हुई है। अच्छा, उसके साथ ही साथ हमने मल्टीलैटरल लेवल पे भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास बुलवाया, हमने OIC की भी मुकम्मल हिमायत हासिल की, हमने चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस, इन सब को एतमाद में लिया। अच्छा, फिर आप देखें इंफॉर्मेशन डोमेन में आपके जरिए से न सिर्फ आवाम के एतमाद और यूनिटी को हमने बरकरार रखा, बल्कि दुनिया के सामने भी भारत के झूठे बयानिए और फेक नैरेटिव को हमने एक्सपोज और डिफीट भी किया। चौथा डोमेन जो है वो लॉफेयर का था। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमारा जो उसूली मौकिफ है कि जनाब ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है और इसका इनके पास हक भी नहीं है, उसको भी हमने एक्सपोज किया। और दूसरा जो लॉफेयर में हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट दलील थी वो ये थी कि जनाब हमने भी पहलगाम वाक़े पे कंडोलेंस भी दी, लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम उसमें सपोर्ट करेंगे, आप जिससे मर्जी करवाना है करवा लें। लेकिन भारत ने अपने आखिरी 4 दिनों के अंदर इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर से ये साबित किया कि जनाब हम जो हैं हम इन्वेस्टिगेशन में और हकायक तक पहुंचने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो खाली बहाना बना रहे हैं कि आपके ऊपर जाहिलाना जो है अली साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहूंगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि बातचीत न्यूट्रल मकाम पर होगी। अब ये न्यूट्रल मकाम क्या है, कौन सा न्यूट्रल मकाम की यहाँ पे बात हो रही है? देखिए, मैं क्विकली इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताना ज्यादा जरूरी है। ये खुशाइन बात है, हम अमेरिका की पेशकश को वेलकम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ब्रास टैक्स से लेके आज तक 38 साल में ये 8वां क्राइसिस है जो भारत के
जो तौसी पसंदाना और अग्रेसिव अज़ाइम हैं उसके नतीजे में बरपा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने कौम की मदद से हमेशा जो है उसको डिटर किया है, जो हमने क्राइसिस की एस्केलेशन को डोमिनेट किया है और उनको मजबूर किया है कि जनाब आप आलमी ताकतों के पास जाएं। तो इस वक्त मौका जो है, पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त बराबरी की बात नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट और नाजुक नुक्ता है। 1948 की याद करें कि जब हमारी बहादुर अफवाज और लोगों ने अपने कुव्वते बाजू से किसी बैरूनी इमदाद के बगैर आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया, तो ये भारत था जो कि अक़वाम मुत्तहिदा गया था ये झूठा वादा लेके कि जी मैं इस्तिस्वाब राय कराऊंगा। तो आज भी सूरत हाल वही है। पाकिस्तान ने उनके दांत भी खट्टे किए हैं, उनको हैरान भी किया, उनको नुकसान पहुंचाया। तो वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से गए हैं अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की के पास कि जी हमारा अब पाकिस्तान से बचाएं हमें। तो इस सूरत हाल में हमें अपनी बैटलफील्ड की विक्ट्री को सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक विक्ट्री में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सीज फायर काफी नहीं है, हमारे सामने 4 चीजें हैं जिसको हमें डिमांड करना चाहिए। अमेरिका अगर ब्रोकर करना चाहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके जहन में भी होना चाहिए कि जब 4 दिन पहले हम अमेरिका को कह रहे थे कि जनाब आप इनको समझाएं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, तो उनको बात समझ में नहीं आई। वो जो बड़ा मशहूर शेर है ना, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर, तो जब वो उनको मार पड़ी तो वो अमेरिका के पास भागे हुए गए और अमेरिका ने कहा कि जी हम सीज फायर करा देते हैं। तो मैंने कहा सीज फायर काफी नहीं है, आपको इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उनकी लॉन्ग टर्म अनवेवरिंग कमिटमेंट लेना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये चारों पॉइंट्स हम आपसे जो है समझने की कोशिश भी करेंगे। जनरल समरेज सालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, शामिल गुफ्तगू नहीं कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया समरेज सालिक साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, वैसे तो कहा जाता है कि जब 2 बड़े हरीफ हों और वो आपस में टकराएं तो फिर ये नहीं हो सकता कि कोई एक उनमें से जीते एक हारे, लेकिन अब पूरी दुनिया मुतरफ है कि पाकिस्तान जो है वो उसको बर्तरी हासिल हुई है सिफारती सतह पर, अस्करी सतह पर भारत के ऊपर। अगर हम देखें तो सर जो 3 लेवल हैं वॉरफेयर के, टेक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक, इन तीनों पे पाकिस्तान की कितनी अच्छी प्लानिंग थी, किस खूबसूरती के साथ इस हिकमत अमली को तैयार किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, जिससे जो फतह है वो पाकिस्तान की हुई और दुनिया ने ये मान। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से खुश खुरम रखे और इसी तरीके से शानदार मॉर्निंग एंजॉय करने का नसीब करे। देखिए अल्लाह ताला का बहुत फजल हुआ है कि उसने हमें सुरखरू किया है। एक ताकत जो इसको घमंड था, गरूर था कि वो बड़ी है, उसके पास आर्मी बड़ी है और वो इस इलाके का थानेदार है, उसके गरूर को हमने मट्टी में मिलाया है। हमने अगर मिलिट्री डोमेन में आप जिस तरह कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और हर लेवल पे जंग जीती है। दूसरा मैं कहूंगा कि हमने साइकोलॉजिकल लेवल पे जंग जीती है, हमने मिलिट्री लेवल पे जंग जीती है, फिजिकल जंग जीती है, नैरेटिव वॉर जीती है, हर डोमेन में हमने जीती है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मीडिया भी काबिल तारीफ है, आर्म फोर्सेस भी काबिल तारीफ है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो नेटिजन जिन्होंने साइबर वॉरफेयर लड़ी, वो भी काबिल तारीफ है। और इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया अब इस चीज की बात इसको मान रही है कि इंडिया का जो सिंबल्स ऑफ प्राइड थे, राफेल और H-400, दोनों को हमने जमीन बोस किया। और मुझे एक दुख और मलाल है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे हाथों से बच के निकल गया, हालांकि हमारा अगला ऑब्जेक्टिव वो था। तो अच्छा हुआ है कि इंडिया को एक बैशिंग के बाद, ऑल्दो हम कोशिश कर रहे थे कि उससे पहले अकल आ जाए, लेकिन मार खाने के बाद अकल आई और उसने राइट टाइम के ऊपर वो भागा दुनिया की ताकतों के पास कि जी मेरी जान खलासी करवा दो। वरना मैंने एक दिन पहले ट्वीट किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी डुबोएंगे। तो आप यकीन करें कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन जैसे अली साहब कह रहे थे, डॉक्टर अली कह रहे थे कि हमने यहाँ से भी सोचना है कि हमने आगे कहाँ जाना है। जो अल्लाह ने दे दिया वो दे दिया, उसके ऊपर हमने हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। और हमने जो इंडिया की कोशिश होगी कि नैरेटिव के थ्रू इस डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करें, और एंड दे आर गुड एट इट, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट।
वो डर्टी, बैड, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स बनाने में उन्होंने मास्टरी अचीव की हुई है। और वो ये करेंगे और वो कर रहे हैं कि हमें झूठा साबित करने की, लेकिन दुनिया को पता है कि क्या हुआ है। दूसरा ये है कि जब हम टॉक्स के लिए जाते हैं तो ऑल्दो मुझे सीरियस अप्रीहेंशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा था कि टॉक्स होंगी, पर्टिकुलरली ऑन कश्मीर डिस्प्यूट, लेकिन मुझे शक है कि इंडिया एक दफा फिर राय फरार इख्तियार करेगा टॉक से, और अगर टॉक पे आया भी तो वो ऐसे पेरिफेरल इश्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करेगा और भागेगा कि कश्मीर डिस्प्यूट को ना डिस्कस। बिल्कुल समरेश साहब, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका जो है कोशिश करेगा कि इनसे जान ही छुड़वाई जाए। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, वो जो 4 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जरा प्लीज उनको कंटिन्यू कीजिएगा और साथ ही ये भी जवाब दे दीजिएगा कि क्या अब भारत जो है ये अमेरिका की सालिसी में जो मुज़ाकरात की बात हो रही है इससे नजर चुरा सकता है, इससे राह फरार इख्तियार कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन है? बहुत अहम दोनों सवाल हैं आपके। देखें, जिस तरह अभी जैन साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि हमारी जो 77 साल तारीख है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बैटलफील्ड में हमने हमेशा भारत को नाकों चने चुभवाए हैं, लेकिन वो अपनी सियासी चाबुकदस्ती के साथ अपनी बैटलफील्ड की फिजिकल रियलिटी की डिफीट को परसेप्शन डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में बचाने की कोशिश हमेशा करता रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन डोमेन में, लॉफेयर की डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में भी इस काइनेटिक और नॉन काइनेटिक विक्ट्री को सस्टेनेबल गेन में कन्वर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमें सिफारती महाज पे 4 डिमांड्स रखनी चाहिए और ये अच्छी बात है। देखें, मैं फ्रैंकली कहता हूं कि सदर ट्रंप जो हैं उनका भी सियासी मुस्तकबिल और सियासी मफाद इसमें है कि वो दुनिया के एक बड़े पीस मेकर लीडर समझे जाएं। वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी कोशिश कर रहे थे कि जंग बंदी हो जाए। अच्छा, वो इसराइल और बाकी ममालिक के दरमियान भी कोशिश कर रहे थे। ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से भी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो वो अपना इमेज चाहते हैं कि वो एक पीस मेकर के तौर पे बने और इसी मफाद के तहत उन्होंने ये बात की है, जो कि खुशाइंद है। लेकिन इसमें जरूर बात यह है कि हमारे 4 रेड लाइंस हैं जो कि हमें डिप्लोमेटिक टेबल पे अचीव करने हैं, इंश्योर करने हैं, प्रोटेक्ट करने हैं। नंबर 1, वाटर सिक्योरिटी। इंडस वाटर ट्रीटी की जो यूनिलैटरल वायलेशन है उससे भारत दस्तबरदार हो और वापस जाए कि और कमिटमेंट शो करे कि वो इंडस वाटर ट्रीटी का पाबंद रहेगा। नंबर 1, क्योंकि ये जंग में तो शायद चंद थोड़ी सी शहादतें हुई हैं। ओ भाई, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का दारोमदार इस पानी पे है। नंबर 2, हमें कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे जो जुल्म सतम और जबरो इस्तबदाद है उसका खात्मा होना चाहिए। नंबर 3, कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही इंडिया कर रहा है वो कमिटमेंट शो करे डिप्लोमेटिक लेवल पे कि पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द तंजीम या फर्द को वो सपोर्ट नहीं करेगा। इट शुड बी अ लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट। ये BLA TTP ये भी तो इनडायरेक्ट वॉर ही है ना, हमारे 80,000 लोग मारे हैं इन्होंने। चौथी रेड लाइन जो है वो ये है कि जनाब वो पाकिस्तान हमेशा से 25 साल से कहता रहा है इंडिया नो वॉर पैक्ट करे, वो नो फर्स्ट यूज की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यूनिलैटरल लिमिटेड वॉर की ख्वाहिश उसकी हमेशा से रही है, तो वो कमिटमेंट दे के यूज ऑफ फोर्स नहीं करेगा। और नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉम्पोजिट डायलॉग पाकिस्तान और भारत के तमाम जो हल तलब, तस्फिया तलब मसाइल इंक्लूडिंग कश्मीर है, सर क्रीक है या और दीगर मसाइल हैं, उनके लिए बायलैटरल लेवल पे जो कॉम्पोजिट डायलॉग है वो दोबारा रिज्यूम किया जाए विद द गारंटी ऑफ द US कि ये प्रोसेस सस्टेनेबल होगा। बिल्कुल ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार साबिर शाह साहब ने। साबिर साहब, अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन हमारे लिए इस तरह से भी फेवरेबल रही कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली जो सूरत हाल थी वो बन गई, क्योंकि कश्मीर का मसला भी जो है वो हाईलाइट हो गया, फ्लैश पॉइंट है, उस पर भी बात होना शुरू हो गई और अमेरिका सालिसी के लिए भी तैयार है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंतास मुआहदा भी है, उस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए। और कौन कौन से अहम मामलात हैं जिन पर जो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत के साथ रख सकते हैं और उन पर हम जो है वो कोई ना कोई अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ गेन कर सकें? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो कुछ इंडिया कर रहा है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और KP में जो इन्होंने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है,
9/11 के बाद बिलखुसूस ये बात उनसे करनी चाहिए कि हमारे इल्म में है सब कुछ। कुलभूषण यादव ने सारा कन्फेशन भी किया है, हमारे पास सबूत भी हैं जी। तो ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये कब खत्म होंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा पानी का मसला बेसिकली आपको पता है रेड क्लिफ कमीशन 1947 में जब उसने ये बाउंड्री लाइन खींची पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये गड़बड़ वहीं से शुरू हुई क्योंकि हमारे दरिया हमसे कट गए। अब जो रिवर हेड्स हैं वो सारे इंडिया के अंदर हैं, वो बदमाशी करते हैं। वी हैड टू बाय वाटर इन 1947। ये वो टाइम था कि मेरा ख्याल है कि उस वक्त असर्ट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात कभी भी साजगार नहीं रहे और जो बाहर की दुनिया है उन्होंने हमेशा इंडिया को बैक किया। हाउएवर कुछ ऐसे मौके जरूर आए थे कि हम असर्ट कर सकते थे। ये जो इस वक्त मसला है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सारी चीजें हैं, वो तो खुद हमें टेररिज्म के कहेंगे जी आप टेररिज्म करवाते हैं जी कश्मीर के अंदर ये वो। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अल्लाह के फजल से हमने जंग जीत ली है। उन्हें तकलीफ बहुत है, बहुत मीटिंग्स कर रहे हैं। फिलहाल तो ये कि सीज फायर हो और ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, और वरना उन्हें बता दिया जाए कि देखिए आपकी इकोनॉमी डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट जाबिर साहब, आप जो बात कर रहे हैं मतलब मीटिंग्स चल रही हैं उनकी, वो इस मामले पर गौर भी कर रहे हैं, लेकिन सर अब मोदी की अगर हम सियासत की बात करें तो वो सारी की सारी इस तरह के कशीदगी के मामलात पे खड़ी है, और जितने भी वो इकदाम किए जाते हैं, बुचर ऑफ गुजरात के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया, सर क्या आप समझते हैं कि मोदी जो है वो खामोश बैठ सकता है और जो ये सियासी नुकसान उसे पहुंचने वाला है, हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, बड़ी तनकीद हो रही है, वो ये बर्दाश्त करेगा और दोबारा कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा? पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए हिंदुत्व को बने, ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये फैशिज्म पे खड़ी है। 1925 से लेके अब 2025 तक आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे इस साल जी। ये सारी की सारी फैशिज्म पे है, हेजीमोनियल डिजाइन है, आपको यानी तसल्लुत चाहते हैं, बदमाशी करते हैं। और वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि ये जिस बुरी तरीके से मोदी जंग हारे हैं, मुझे नहीं लगता इनका कुछ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल है। तो अब देखना ये है कि अपने डेथ वारंट पे जब ये साइन करेंगे तो फिर क्या बनेगा। इट इज ए पॉलिटिकल डेथ वारंट फॉर हिम। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ये सारे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और फिर दूसरी बात, इन्होंने सारा जोर इस बात पे रखा कि फेक न्यूज की प्रोडक्शन करते रहे बैठे हुए। दे केप्ट प्रोड्यूसिंग न्यूज व्हिच वर फेक, जिसका कोई ने फायदा नहीं हुआ। इंडियन मीडिया का बहुत अफसोसनाक किरदार रहा। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज एक्सपोज होगी। बिल्कुल। अली साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तनाजुर में मसला कश्मीर का हल किस हद तक मुमकिन है जब एक फरीक इन करारदादों को मानने से हर वक्त इनकारी ही है? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात ये हकीकत है कि वो मानने से इनकारी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका पल्ला भारी है और वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से आलमी बरादरी और आलमी ताकतों के पास गए हैं कि पाकिस्तान से मुझे बचाएं। तो पाकिस्तान ने अगर अपना सब्र तहम्मुल का दामन हाथ में थामा है तो ये इन रिटर्न फॉर व्हाट? बात ये है कि जब इनको मार पड़ी है तो ये मतलब आलमी ताकतों के पास जाते हैं। वैसे तो ये इन्होंने अगर पीस अचीव कर लिया और अपनी सारी पोजीशंस पे बहाल हो गए वो कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन भी करेंगे, हम दहशतगर्दी को भी सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, हम कश्मीर में जुल्म सतम भी करेंगे और कश्मीर पे मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, तो फिर तो मुझे कहने दीजिए, आपने बैटलफील्ड में तो इनको शिकस्त फाश दी है लेकिन इन्होंने अपने मफादात को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जरूरी ये है कि जो, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है कि जब कोई आलमी ताकत जो है इनके ऊपर दबाव डालती थी, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि जी आप मुज़ाकरात करें पाकिस्तान से, तो वो कहते थे ये तो हमारा बायलैटरल मसला है, आपको क्या मसला है। अच्छा, दूसरी बात, जब पाकिस्तान की बात करते थे तो वो कहते थे जी अब तो 2019 के बाद से ये तो हमारा इंटरनल मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अब चूंकि वो खुद कश्मीर का मसला लेके अमेरिका के पास गए हैं तो वो ये पोजीशन नहीं ले सकते कि जनाब ये हमारा दाखिली मसला है और ये पाकिस्तान और इंडिया आपस में हल कर लेंगे। तो इस मौके से भरपूर अंदाज में दानिशमंदी से बर वक्त फायदा उठाना सिफारती सतह पे पाकिस्तान की सफारत खाने की और पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो बाइंडिंग कमिटमेंट अमेरिका से लें
कि पिछले 38 साल में 8वां क्राइसिस भारत के तौसी पसंदाना और अग्रेसिव डिजाइन की वजह से यहाँ पे हुआ है। और अगर आप दुनिया में अमन और सलामती चाहते हैं तो भारत और देरपा अमन चाहते हैं तो जरूरी है कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी बहन भाइयों की उमंगों के मुताबिक इस्तिस्वाबे राय के जरिए से हल किया जाए। और ये मौका अगर इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस से इंडिया नहीं मानता तो फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसे ये तवक्को करना खाम ख्याली होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब और सब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों ही मेहमानों ने बड़े अहम पॉइंट्स जो हैं वो रेज भी किए, उन पर डिस्कशन भी की। और सबसे अहम नुकता यही है कि पाकिस्तान की ये जो अस्करी फतह जिसको पूरी दुनिया मान रही है, सराह रही है, इसको हम अपनी सिफारती सतह में भी तब्दील करें। और साथ ही साथ अब ये जो हमने देखना है कि आज जो सीज फायर पर जो मुलाकात होने जा रही है दोनों जानिब से, दोनों ममालिक के DGMOs की, तो क्या ये एक ही नशिस्त में ये मामला हल हो जाएंगे या सीज फायर से मुतालिक मजीद जो है वो टॉक्स के हम देखेंगे, मजीद राउंड्स भी होंगे। तो देखना ये कि ये सीज फायर जो है वो मुस्तकिल होगा या ये फिर आर्जी होगा, ये अब से कुछ देर में जो है वो मालूम हो जाएगा। शेयर करते रहेंगे गाहे बगाहे। तो अभी दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।